हाय व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। तो आज का जो टॉपिक है ये प्रीवियस टॉपिक से काफ़ी डिफरेंट है। प्रीवियस 3-4 क्लासेस में हमने जो बेसिक फॉरेस्ट्री है उनको जाना। भी आप कह सकते हो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जैसे इंग्लिश के लिए हम लोग ABCD से शुरुआत करते हैं, उसी तरह फॉरेस्ट्री का जो बेसिक मैंने था वो मैंने आप लोगों को बताया। अब हम बात करने वाले हैं जो एफएस की जो सिलेबस है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। मुझे लगा कि पहले आप लोगों को कुछ बेसिक्स बता देना चाहिए, उसके बाद से हम लोग सिलेबस पे आएंगे, तो उससे क्या होगा कि आप लोग को भी वो आसान होगा। ठीक है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि आईएफएस का जो प्रीलिम्स होता है, इसके लिए आपको यूपीएससी के द्वारा जो प्रीलिम्स और मेंस देना पड़ता है, देन बाद में इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स तो सीएससी और आईएफएस के लिए भी सेम ही होता है, मेंस अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मेंस के लिए आप लोग को एक तो जनरल इंग्लिश देखना होगा जो कि 300 मार्क्स का होता है, देन जनरल नॉलेज 300 मार्क्स का। यहाँ पे आपको वो GS1 GS2 GS3 या GS4 का पेपर नहीं रहता है, इथिक्स इकोनॉमिक्स वगैरह नहीं रहता है, इसमें कंबाइन आपको जनरल नॉलेज में मिल जाती है जो 300 मार्क्स की होती है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा डिफरेंस है सीएससी से कि क्या है कि आपको यहाँ दो ऑप्शनल प्रिपेयर करना पड़ता है। सीएससी में आप एक ऑप्शन से काम चल जाता है, यहाँ पे दो ऑप्शनल प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑप्शनल पेपर वन में ऑप्शनल वन का पेपर वन पेपर टू जो कि 200 ईच का होता है, देन ऑप्शनल पेपर टू जो होगा, ऑप्शनल टू आपका दूसरा, वो भी पेपर वन पेपर टू, तो वो 200 मार्क्स का होता है ना। तो अब देखिए, हम समय ना गवाते हुए हम अपने सीधा जो फॉरेस्ट्री का ऑप्शनल है, ऐसे तो और सारे भी ऑप्शनल दिए रहते हैं, लेकिन हम बात करेंगे फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की। देखिए, ये पेपर वन जो होगा आपका, जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है, मान के चलो आपने ऑप्शनल वन जो है अपना फॉरेस्ट्री चूज करा, ऑप्शनल टू आपने कुछ भी चूज कर लिया, मान लो जियोलॉजी चूज कर रखा है। तो ऑप्शनल वन जो है फॉरेस्ट्री है, उसमें भी दो पेपर होते हैं, एक तो पेपर वन पेपर टू। एंड पेपर वन भी दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है और पेपर टू भी दो पार्ट डिवाइडेड रहता है। जैसे देखिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके डिवाइड कर रखा है यूपीएससी ने। ये जो सिलेबस है ये यूपीएससी द्वारा ऑफिशियली जो रिलीज किया गया सिलेबस है उसको मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए, पहला सेक्शन ए में क्या क्या इन्होंने बांट रखा है। सिल्वीकल्चर जो कि जनरल है, ठीक है। दूसरा है आपका सिल्वीकल्चर सिस्टम है। देन तीसरा है सिल्वीकल्चर में मैंग्रोव एंड कोल्ड डेजर्ट। एंड चौथा है सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज। ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी चालू हो जाती है। देखिए, किसी भी एग्जाम को करने के लिए ना दो तीन चीज जो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला तो है उस एग्जाम का सिलेबस, ठीक है। दूसरा है कि उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड तीसरा है जो आपका प्रैक्टिस होता है। ठीक है। तो ये तीन चीज काफी जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले तो आपको क्या है कि जो सिलेबस है वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए। आपको ये इतना अच्छा से पता होना चाहिए कि आप समझ जाओ कि जो क्वेश्चन आने वाला वो कहाँ से आ सकता है। ऐसा नहीं कि आप हम लोग पढ़ रहे हैं और सिलेबस ही हम लोग को नहीं पता। सिलेबस बहुत बच्चे क्या करते हैं, हाँ एक बार दो बार देख लेते हैं काम हो जाता, नहीं। सिलेबस आपके जुबान पे ऐसा होना चाहिए कि कहीं से भी कोई पूछ दे तो हाँ आपको पता चलना चाहिए, अच्छा ये तो इस सिलेबस में इस टॉपिक का ये सब टॉपिक है ना। तो देखिए, इसलिए मैंने यहाँ डिटेल पूरा सिलेबस आपके सामने लेके आया है। आज हम इस वीडियो में केवल सिलेबस को ही समझेंगे, है ना। फिर अगले वीडियो से हम लोग धीरे धीरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे जनरल सिल्वीकल्चर प्रिंसिपल को हम लोगों को देखना है। जैसे कि इकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वेजिटेशन, मान के चलिए कोई वेजिटेशन वगैरह है, तो उसमें क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर होंगे, मान लीजिए फिजिकल फैक्टर में आपका ह्यूमन ह्यूमन एक्टिविटी कुछ है, माइनिंग वगैरह है। तो ये सभी चीज जो होते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर में, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, ये वो जो फैक्टर हैं जो वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। जो फॉरेस्ट है वो रीजनरेट हो रहा है, तो इधर वो नेचुरली रीजनरेट कर रहा है या फिर आर्टिफिशियल मीन से हो रहा है, इधर बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है। ये सब हम लोग को इसमें देखना है। देन मेथड ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, किस मेथड के द्वारा आप उसको प्रोपगेट कर रहे हो, इधर बाय मेथड ऑफ सीड है या फिर स्टम्प कटिंग के मेथड से कर रहे हो, है ना, रूट शूट कटिंग के द्वारा कर रहे हो। देन ग्राफ्टिंग टेक्निक्स है। देन साइट फैक्टर्स है, मैंने आपको बताया था अर्लियर वीडियो में कि साइट क्या होता है ना, कि किसी भी जगह की वहाँ पे जो बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स हैं, है ना, वो जो है कैसे उस
वहाँ पे जो लिविंग बींग्स हैं उसको अफेक्ट कर रहे हैं, उस फैक्टर्स को हम लोग साइड फैक्टर्स बोलते हैं। आगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। देन है नर्सरी प्लांटिंग टेक्निक्स, है ना। नर्सरी क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो सीडलिंग्स वगैरह उसको तैयार करते हैं, सैपलिंग्स तैयार करते हैं, और फिर फर्दर यहाँ से क्या करते हैं, उसको हम लोग प्लांटेशन में यूज करते हैं। देखिए नर्सरी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर मान के चलो आप सीड लगा रहे हो तो उसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ सर्वाइवल है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इसलिए हम लोग नर्सरी प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो सीड है उसको अच्छे कंडीशन में उसको जो फेवरेबल कंडीशन देते हैं ताकि वो जर्मिनेट हो और उसको अच्छा से ग्रो करे, और जब वो सैपलिंग स्टेज में आ जाता है फिर हम उसको क्या करते हैं, वहां से निकाल के उसको फील्ड में प्लांट कर देते हैं, ठीक है। नर्सरी बेड्स है। नर्सरी बेड्स क्या है, यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ नर्सरी बेड हम लोग बनाने सीखेंगे। शंकन नर्सरी बेड, रेसन नर्सरी बेड, ये सभी देखेंगे, है ना। ये जियोग्राफिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मान के चलिए कहीं सूखा एरिया तो वहाँ हम शंकन बेड बनाएंगे, जहाँ फ्लडिंग इशू का इशू वहाँ रेज बेड बनाएंगे, है ना। देन पॉलीबैग्स है। देन मेंटेनेंस इसका कैसे करना है। देन क्या है, वाटर बजटिंग है, कैसे जो वाटर का सूटेबल यूज हो पाए। ग्रेडिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग, ठीक है ना। देन यहाँ पे ग्रेडिंग और हार्डनिंग का मतलब ये है कि मान के चलिए जो आप टिम्बर आपको मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कुछ ए ग्रेड का टिम्बर है, कुछ उससे थोड़ा थोड़ा उससे डिफेक्टिव है, कुछ उससे भी डिफेक्टिव है, तो हम एक सेलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि जो सबसे अच्छा टिम्बर उसको हम लोग ग्रेड कर देंगे कि हाँ ये ए ग्रेड का है, उससे थोड़ा कम उसको बी ग्रेड कर देंगे, है ना। उससे थोड़ा कम आया तो उसको और नीचे ग्रेड कर देंगे, ताकि क्या हो, जो हम लोग उसको मार्केट में बेचें, है ना, तो वो आप उसका इकोनॉमिक प्राइस फिक्स कर सको। ए ग्रेड की ज़्यादा वैल्यू होगी, है ना। देन हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग क्या है कि जो नर्सरी में हम लोग सीडलिंग को रेज करते हैं तो उसको तो हम लोग फेवरेबल कंडीशन देके बड़ा किए हैं। अब अचानक आप उसको क्या करोगे, बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में दे दोगे तो हो सकता है वो सरवाइव ना कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो ऐसे कि मान के चलो एक बच्चा है, उसको हम लोग स्पून फीडिंग करा रहे हैं, काफी अच्छे से रख रहे हैं। अचानक हम क्या करते हैं, उस बच्चे को सीधा, ऐसा नहीं है कि बड़ा हुआ और हम सीधा उसको क्लास 1 में डाल देते हैं, उसके उससे पहले की स्टेप क्या, बच्चे को हम लोग प्ले स्कूल में भेजते हैं। देन फिर उसके बाद किंडरगार्टन हुआ, एंड देन एलकेजी यूकेजी, एंड देन फिर आगे की पढ़ाई चालू होती है। तो ये समझने वाली बात है। वो हम लोग एक तरह से क्या है, उसको अडेप्ट करवा रहे हैं कि वो धीरे धीरे उस चीज उस परिस्थिति में ढले। तो सेम चीज यहाँ हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग्स है, ठीक है। देन स्पेशल अप्रोचेस को देखेंगे, एस्टेब्लिशमेंट एंड टेंडिंग, थिनिंग टेंडिंग ऑपरेशन, ये सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। ये हम लोग का टोटल आता है जनरल जो सिल्वीकल्चर है इसका पार्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, सिल्वीकल्चर में हम लोग सिल्वीकल्चर सिस्टम देखेंगे। मैंने बताया था आपको कि जो सिल्वीकल्चर सिस्टम है, जैसे हम लोग कोई भी फॉरेस्ट क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो अलग अलग तरह के सिस्टम से हम ग्रो कर सकते हैं। मान के चल लीजिए कि कहीं क्लियर फेलिंग सिस्टम से ग्रो करना है, कहीं यूनिफॉर्म शेल्टर बेल्ट है। सिस्टम क्या होता है ना कि जो क्रॉपिंग जो हम लोग लगाते हैं उसको कैसे ग्रो करना है, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है। मान के चलिए आप अगर भिंडी लगा रहे हो या आलू लगा रहे हो तो क्या आप सिंपल से अपने खेतों को प्लग करोगे और उसमें क्या करोगे, लाइन से प्लांट्स को लगा दे रहे हो। लेकिन वही मान के चलिए आप लत वाली सब्जियां लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने करेला लगाया है या कदीमा लगाया है, या फिर मान के चलो आप झींगा वगैरह लगा रहे हैं, तो आप उसको उसमें क्या करोगे, एक्सटर्नल सपोर्ट देना पड़ता है, वो शेड वगैरह बनाना होता है, जिससे कि क्या वो फिर जब बड़ा हो तो वो लतर के ऊपर चढ़ रहा है और फिर वहां पे वो उसका फल वगैरह हो। उससे क्या होता है कि जो डायरेक्ट फल वगैरह उसमें जो लगते हैं, जो सब्जी लगती है, वो जमीन के कांटेक्ट में नहीं रहता तो सड़ता नहीं है। तो ये दो तरह का सिस्टम हो गया। एक में हमने क्या है, एक्सटर्नल सपोर्ट कुछ नहीं दिया था, दूसरे में क्या एक्सटर्नल सपोर्ट दिया था। तो उसी तरह यहाँ भी बहुत सारे सिस्टम है, जैसे क्लियर फीडिंग सिस्टम को हम देखेंगे, यूनिफॉर्म शेल्टर वुड सिलेक्शन सिस्टम देखेंगे, है ना। क्लियर फेलिंग में मतलब क्या, आप फॉरेस्ट क्रॉप को एक बार में ही पूरा काट के हार्वेस्ट कर ले, लेकिन यूनिफॉर्म शेल्टर वुड सिस्टम में क्या है कि आप पूरा उसको नहीं हार्वेस्ट कर रहे हो एक टाइम पे, कुछ ना कुछ पेड़ हमेशा वहाँ शेल्टर के तौर पे बचे हुए रहेंगे, है ना। देन कॉपिस सिस्टम है, मैंने बताया था कॉपिस क्या हम लोग क्या करते हैं, स्टेम से उसको काट देते हैं, फिर वहां से स्टेम से फिर बहुत सारे शूट्स निकलते हैं, तो ये कॉपिसिंग हो गया। कन्वर्जन सिस्टम, एक सिस्टम को हम लोग दूसरे सिस्टम में कन्वर्ज कैसे करते हैं वो सीखेंगे। देन मैनेजमेंट ऑफ सिल्वीकल्चर सिस्टम ऑफ टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड ट्रॉपिकल, ड्राई ट्रॉपिकल, कोस्टल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड स्पेशल फॉरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या है ना, मैनेजमेंट ऑफ जो सिल्वीकल्चर सिस्टम को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन में बताया गया। जैसे टेम्परेट रीजन है तो वहाँ पे कौन सा सिल्वीकल्चर सिस्टम अप्लाई करेंगे, सब ट्रॉपिकल है वहाँ पे कौन सा करना है, मान के चलिए ह्यूमिड ट्रॉपिकल है वहाँ पे कौन सा करना है, ड्राई ट्रॉपिकल है वहाँ कौन सा करेंगे। तो वो सारे चीज़ हम इसमें डिटेल में देखेंगे। बहुत सारे सिल्वीकल्चर सिस्टम होते हैं, ठीक है, होम गार्डन है एंड सो ऑन, तो वो सब डिटेल में देखेंगे। देन चॉइस ऑफ स्पीसीज है,
स्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, इनरिचमेंट मेथड्स, टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स, ये सब चीज़ जो हम लोग अप्लाई करते हैं सिस्टम, उसमें क्या क्या हम लोग को परेशानियाँ आती हैं उसको भी हम लोग डील करेंगे। इंटेंसिव मैकेनाइज्ड मेथड, ठीक है, जो एरियल सीडिंग्स है, उसके बाद थिनिंग है, ये सभी चीज़ को हम लोग सिल्वीकल्चर सिस्टम में देखेंगे। अगला टॉपिक सिल्वीकल्चर में हम लोग देखते हैं मैंग्रोव और कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो मैंग्रोव क्या है आप लोग जानते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या हैबिटेट है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्लांटेशन जो है कैसे वो वहाँ प्लांटेशन जो है वो इस्टेब्लिश कैसे हो रहा है। देन ये भी हम देखेंगे कि उसको रिहैबिलिटेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्या है अभी जो मैंग्रोव है उसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब होते जा रही है काफ़ी। तो उसको हम लोग कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, उस उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। देन उसमें कौन सा सिल्वीकल्चर सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं, उस सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देन कोल्ड डेजर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। अगली टॉपिक जो है हम लोग का सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज है। बेसिकली यहाँ पे जो आईएफएस की सिलेबस है, यहाँ पे आपको सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज पढ़ना होता है। ये देखिए यहाँ कुछ इंडियन ट्रीज के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत से ज़्यादा नहीं, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट इंडियन ट्रीज है उनके बारे में जानना है। जैसे देखिए यहाँ पे अकेसिया कटेचू है ना, जिसको हम लोग खैर भी बोलते हैं। देन है खैर, आप लोग समझ रहे हैं जो पान हम लोग खाते हैं तो लाल लाल जो कत्था निकलता है ना, ये उसी का पेड़ है। इसके हार्टवुड से हम लोग कत्था बनाते हैं, खैर बोलते हैं इसे। देन है केसिया नीलोटिका बबूल जिसको बोला जाता है। देन है केसिया ऑरिकुलिफॉर्मिक्स है, एल्बिजिया लेबेक है, एल्बिजिया प्रोसेरा, ये दोनों सीरीज है। ये आपका ब्लैक सीरीज हो गया, ये वाइट सीरीज हो गया। देन एंथोस्पिलस कदम्बा है, कदम जिसे हम बोलते हैं। एनोजिसस लैटिफोलिया है, फिर ये नीम हो गया आपका आजादी रहता इंडिका। देन बैम्बू स्पीसीज, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये पलास है हम लोगों का। देन कैसिया सियामी, एग्रो फॉरेस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। एजुरिजिना इक्विजिटिफोलिया, मस्किट बीन्स, ठीक है, देवदार का पौधा ये है। इस तरह काफ़ी सारे यहाँ ट्री दिए हुए हैं। देखिए शीशम है, हार्डविका बायनाटा है, प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा है, चंदन हो गया आपका, सेंटेलम एल्बम जिसको बोलते हैं। देन पाइन की स्पीसीज देखिए, पाइनस रॉक्सबर्गाई है, पॉपुलर स्पीसीज है। सॉरिया रोबस्टा साल है, टीक है, टर्मिनेलिया है, इमली है। तो ये कुछ सेलेक्टेड ट्रीज आईएफएस की सिलेबस में यूपीएससी वालों ने दे रखा है, तो हम लोग इस पे बारी बारी से बात करेंगे जब हम लोग सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज पढ़ रहे होंगे तो, ठीक है। अगला देखिए, अब सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया है, पेपर वन ऑप्शनल पेपर वन का, ठीक है। अब सेक्शन बी इसका बचा हुआ है। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है कि फॉरेस्ट क्रॉप के साथ साथ हम लोग एग्रीकल्चर क्रॉप भी लगा एक साथ ग्रो करते हैं, इसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। देखिए एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री है, देन ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, एंड ट्राइबोलॉजी है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इस सेक्शन में देखते हैं। यहाँ पे स्कोप एंड नेसेसिटी देखिएगा, फिर रोल इन लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री से हम लोग कैसे जो कॉमन पीपल्स हैं उसका कैसे मदद कर सकते हैं। देन आपका है कि सॉइल एंड वाटर मॉइस्चर कंजर्वेशन कैसे करना है एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से, वाटर रिचार्ज देखना है, न्यूट्रिएंट अवेबिलिटी टू क्रॉप्स देखना है ना। तो ये सारी चीज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे। देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम अंडर डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स भी हम लोग को देखना है। देन सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज एंड रोल ऑफ मल्टीपर्पज ट्री, ठीक है। एमपीटीज के बारे में देखेंगे। मल्टीपर्पज ट्री जो है एक से अधिक रोल होते हैं उसमें, आप उनसे लकड़ी भी ले रहे हो फॉर दी पर्पस ऑफ फर्नीचर। देन आप उससे फ्यूल वुड भी ले रहे हो, उससे आप उसका फल ले रहे हो, फूल ले रहे हो, मेडिसिनल भी बेनिफिट्स मिल रहा है, काफ़ी सारे बेनिफिट जो देता है उसको हम लोग मल्टीपल पर्पस ट्री बोलते हैं, एमपीटीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब है। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग का हम लोग देखेंगे सोशल एंड अर्बन फॉरेस्ट, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्कोप क्या है, ये सभी हम लोग देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जीएफएम को कैसे इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री में। इसमें एनजीओ जो है काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। मान के चलिए आप लोग को रोड साइड प्लांटेशन करना है, प्लांटेशन कैंपेन चलाना है, ड्राइव चलाना है, तो क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करती है कि एनजीओ जो होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इनसे क्या करती है, टाइप करती है, और फिर ये दोनों क्या करते हैं मिलके एक काम को वो करते हैं। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी जो एक्स्ट्रा लोड है वो क्या होता है, हल्का हो जाता है, और एनजीओ जो है वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं सोशल सोसाइटी को, ठीक है। देन आपका ट्राइबोलॉजी है, इसमें हम लोग ट्राइबल्स जो इंडिया में है फॉरेस्ट से रिलेटेड उनसे बारे में देखेंगे, कैसे वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, कैसे उनका कल्चर है, क्या कस्टम है, ठीक है, वो सभी चीज़ इसमें देखेंगे। अगला टॉपिक आता है आपका फॉरेस्ट सॉइल, सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट।
ठीक है। इसमें फॉरेस्ट सॉइल के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेटराइट सॉइल हो गया आपका, ब्लैक सॉइल हो गया, लोम सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल के बारे में हम लोग जनरल एक ओवरव्यू देखेंगे। सॉइल कंजर्वेशन देखेंगे, सॉइल को कैसे कंजर्व करें, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए एरिया एरिया में हम लोग विंड ब्रेक शेल्टर बेड्स बनाते हैं, ठीक है, ताकि क्या सैंड ड्यून्स को हम लोग जो है बढ़ने से रोक सकें। रिक्लेमेशन ऑफ सैलिन एल्कलाइन सॉइल, ये सब कैसे कर सकते हैं। देखिए वाटर लॉग्ड एंड अदर वेस्ट लैंड, तो ये सभी हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट्री एप्लीकेशन के द्वारा कैसे इसको हम लोग मिटिगेट कर सकें, वो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। देन रोल ऑफ फॉरेस्ट इन कंजर्विंग सॉइल, देख रहे हैं ना फॉरेस्ट का रोल क्या है सॉइल कंजर्वेशन में। देन मेंटेनेंस ऑफ एंड बिल्डअप ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। प्रोविजन ऑफ लुपिंग फॉर ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, फॉरेस्ट लीफ लिटर। देखिए एन एंड सी साइकिल्स के बारे में, नाइट्रोजन कार्बन साइकिल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये सब है। अगला टॉपिक है आपका वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है कि यहाँ पे देखिए वाटरशेड क्या होता है ना, एक कैचमेंट एरिया होता है, ऐसा एरिया जहाँ पे पानी जो है आपका जमा हो रहा है, उस एरिया को हम लोग वाटरशेड बोलते हैं। और फिर फर्दर वहाँ से क्या है वाटर जो है आप उसको यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर क्या, वाटरशेड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन मिनी फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री इन और रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे मैनेज करेंगे। फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजी के बारे में देखेंगे। वाटरशेड डेवलपमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टॉरेंट कंट्रोल, रिवर चैनल स्टेबलाइजेशन। वाटरशेड को हम लोग कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं, है ना। लैंडस्लाइड कैसे कंट्रोल करना है, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड एरियाज कैसे कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे किया जाए, ठीक है। वाटर सेट को मैनेज कैसे किया जाए प्रॉपरली, तो ये सभी जो है इसको हम लोग वाटर शेड मैनेजमेंट में देखेंगे। देन आपका थर्ड नंबर पे आता है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जो फॉरेस्ट है उसके एप्लीकेशन से आप इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या इसका कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये एक तरह का आपका जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन हो जाता है ना, इन्वायरमेंट वाला, ये सारा इसमें आ जाएगा। मान के चलिए डिफॉरेस्टेशन है, देखिए पॉल्यूशन में ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन, इम्पैक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रोल ऑफ ट्री एंड फॉरेस्ट इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ है। तो मतलब टोटल जो आप एक तरह से मान लो ना इन्वायरमेंट की जो आपने टॉपिक्स पढ़ी है सारा का सारा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि ये है ट्री इम्प्रूवमेंट एंड सीड टेक्नोलॉजी। ये पूरा का पूरा जो है आपका जो है फॉरेस्ट्री और बायोलॉजी का टर्म इसमें आपको मिलेगा। इसमें सीड सोर्स है, प्रोजेनी है, ठीक है। उसके बाद प्रोविनेंस है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड से वो इसको काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे, बट घबराने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ आसान भाषा में आप सबको इस चीज़ को बताऊंगा, है ना, ताकि क्या है कि आप सभी भी आराम से इस चीज़ को समझ पाए। देन हमारा आता है पेपर टू, ठीक है। पेपर टू भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा हुआ है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम। फॉरेस्ट को आप कैसे मैनेज करोगे। सेक्शन वन में हम लोग को देखना है इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, स्टैंड स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डायनेमिक्स पढ़ेंगे, सस्टेनेबल यील्ड हम लोग कैसे उसको ऑब्टेन कर सकते हैं वो देखना। रोटेशन मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। रोटेशन देखेंगे, नॉर्मल फॉरेस्ट क्या होता है, ग्रोइंग स्टॉक क्या होता है, यील्ड रेगुलेशन क्या है, कैसे करेंगे, है ना। कमर्शियल फॉरेस्ट को फॉरेस्ट कवर मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं, ये सभी चीज़ हम लोग फॉरेस्ट मैनेजमेंट में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक इसमें फॉरेस्ट वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान देखिए क्या होता है, किसी भी जो एरिया होती है, जो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता है, उसको चलाने के लिए एक प्लान की जरूरत पड़ती है। उसी तरह जो फॉरेस्ट डिवीजन होता है, फॉरेस्ट का जो एरिया होता है, उसको मैनेज करने के लिए एक प्लान बनाया जाता है। उसको हम लोग वर्किंग प्लान बोलते हैं। बेसिकली वर्किंग प्लान 10 ईयर के लिए बनाया जाता है। अगर मान के चलिए अभी 2024 में बन रहा है, तो ये फिर यहाँ 2024 से लेकर 10 साल तक ये आपका वर्किंग प्लान जो है वो चलेगा, ठीक है। फिर 2034 में फिर वो खत्म होता है, फिर अगला वर्किंग प्लान बनता है। ऐसे 10 ईयर के इंटरवल पे वर्किंग प्लान प्रिपेयर किया जाता है ना। इसमें हम लोग देखिए क्या फॉरेस्ट प्लानिंग को देखेंगे कैसे प्लान करते हैं। देन आपका इवोल्यूशन एंड मॉनिटरिंग है, टूल्स अप्रोच फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग, मल्टीपर्पज डेवलपमेंट फॉर फॉरेस्ट रिसोर्स एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, वर्किंग प्लान एंड वर्किंग स्कीम्स, देयर रोल इन नेचर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सभी चीज हम लोग वर्किंग प्लान में देखेंगे, है ना। ये डिविजनल वर्किंग प्लान होता है। देन देखिए अगला जो है हम लोग का टॉपिक ये है फॉरेस्ट मेंसुरेशन एंड रिमोट सेंसिंग, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, फॉरेस्ट की जो मेजरमेंट्स है रिलेटेड डायमीटर, गर्थ, हाइट, वॉल्यूम ऑफ ट्रीज, फॉर्म फैक्टर,
ये सभी चीज़ नापे, ये सभी चीज़ को मेजर करते। देखिए मैंने इसलिए ये वीडियो जो है आपको शुरू में नहीं बनाया था, क्योंकि फिर होता है ऐसा कि कई लोगों को समझने में दिक्कत आती है कि फॉर्म फैक्टर क्या है, वॉल्यूमेट्री। ऐसे इस वीडियो में क्या है कि हमने अर्लियर वीडियो में इन सभी चीज़ों पे हल्का हल्का डिस्कस कर रखा है, तो लोगों को क्या है, बच्चों को समझने में आसानी होगी कि क्या हम लोग बात किस चीज़ पे कर रहे हैं ना। क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस बाय हार्ट करना पड़ेगा कि सिलेबस हम लोग को एक्चुअली पढ़ना क्या है। मान के चलो अगर आप किसी लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो आपको पता तो हो कि आपका एनिमी कौन है ना। तो सबसे पहले सिलेबस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिलेबस जान जाते हैं तो हमारा 50% जो काम है वो यहीं समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग सैम्पलिंग मेथड देखेंगे, सैम्पलिंग प्लॉट देखेंगे, यील्ड कैलकुलेशन है, तो ये सब हम लोग फॉरेस्ट मैंसुरेशन एंड रिमोट सेंसिंग में देखेंगे। देन अगला टर्म हम लोग का सर्वेइंग एंड फॉरेस्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे जो हम लोग करेंगे, किस किस मेथड से सर्वे करना है ना। मैप, प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट इंजीनियरिंग, बिल्डिंग वगैरह हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। रोड वगैरह, ब्रिज वगैरह, क्या उसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सब देखेंगे। देन इसमें आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हम लोग को कौन सा टॉपिक कवर करना है, तो फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इथनोबॉटनी, ठीक है। फॉरेस्ट इकोलॉजी आप लोग जान रहे हैं, फॉरेस्ट की जो इंटायर इकोलॉजी है उसके बारे में हम लोग डील करेंगे यहाँ पे। इथनोबॉटनी क्या होता है कि यहाँ पे मेडिसिनल यूज होता है। देखिए इथनोबॉटनी मीन्स ऐसे ट्रीज जो कि ट्राइबल से रिलेटेड हैं, ट्राइबल लोग जो उस ट्री को ट्रेडिशनली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, मेडिसिनल पर्पस और समथिंग एल्स। जैसे देखिए यहाँ रोल ऑफ इथनोबॉटनी इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, देखिए आयुर्वेदा, यूनानी, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टर्मिनेलिया अर्जुन, टर्मिनेलिया अर्जुना जिसको हम लोग कॉमनली अर्जुन कहते हैं, उसकी छाल को क्या करते हैं, वो जो बार्क होता है उसको निकाल के उससे वो जूस वगैरह बनाते हैं, एंड देन उसको डिफरेंट डिफरेंट जो बीमारी है उसमें यूज करते हैं, ठीक है। बहरा हो गया आपका, हर्रा हो गया, तो उसके क्या वो लोग फ्रूट्स को यूज करते हैं। तो ये सभी चीज जो है इथनोबॉटनी में, उसमें हम लोग ट्री का यूजेज देखेंगे, मेडिसिनल क्या यूज है ना। अगली टॉपिक जो है इसमें हम लोग डील करेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। इसमें बेस ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है हम लोगों का। इसमें क्या है कि हम लोग ये एनटीएफपीस के बारे में देखेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि फॉरेस्ट का जो मेन हम लोग जो यूज होता है क्या, टिम्बर पर्पस के लिए होता है, बट अभी क्या है, एनटीएफपीस की डिमांड काफ़ी हो चुकी है। एनटीएफपीस मीन्स नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स कि क्या है, फॉरेस्ट से ऐसा तो नहीं है कि केवल हमको लकड़ी ही मिल रहा है। क्या है, लकड़ी के साथ साथ हम लोग को क्या मिल रहा है, मान के चलिए अगर आप महुआ कलेक्ट कर रहे हो, महुआ क्या है, एक तरह का क्या है, फ्लावर से जो हम लोगों को मिलता है वो हो गया। महुआ सीड से हम क्या, महुआ ऑयल बनाते हैं। देन आपका मान के चलिए बीड़ी जो बनता है किससे बनता है, पत्ता से बनता है, जो केंदू का लीव है उससे बनता है। उसके बाद कई सारे फाइबर्स मिलते हैं। देन आपका है पाइन से हम लोग को क्या मिलता है, पाइनस ऑफ ऑक्सबर्गाई से हम लोग को मिलता है आपका रेजिन्स मिलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो कि टिम्बर के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। केन्स है, बैम्बू है, रबर है, मेडिसिनल प्लांट्स हो गया, लैग कल्टीवेशन हम लोग करते हैं, कुसुम, पलास, ये सभी चीज़ है, बीड़ी पट्टा है, कत्था है। तो ये सभी चीज़ एनटीएफपीज में आते हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग फॉरेस्ट रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन में देखेंगे। अगला टॉपिक में हम लोग फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे कि फॉरेस्ट को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करें बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, आइदर फायर, है ना। देन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि एनिमल जो है उसको भी हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करें, है ना, और एनिमल का क्या रोल है फॉरेस्ट में। इन सभी चीज़ों को हम लोग फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में डील करेंगे। देन अगला टॉपिक जो हम लोग को देखना है फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स एंड लेजिस्लेशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो इसमें फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स की बात करेंगे कि जो फॉरेस्ट से जो आपका जो बेनिफिट्स मिल रहा है उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, एस्टीमेट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को देखेंगे। इसमें बेसिकली इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई है उसको देखेंगे, क्या रोल होता है कॉपरेटिव्स वगैरह का, तो उसको देखेंगे। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इसमें है, कॉपरेटिव्स का रोल देखेंगे, सब देखेंगे। देन है आपका फॉरेस्ट लेजिस्लेशन, यहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट लॉ एंड पॉलिसीज की बात करेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट एक्ट की बात करेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे। तो ये जो है ये पूरा हमारा सिलेबस है आईएफएस के लिए। ये जो सिलेबस मैंने आपको यहाँ दे रखा है, ये यूपीएससी द्वारा ये रिलीज किया गया है नोटिफिकेशन में। तो ये पूरा सिलेबस है। और
अगली बार जो हमारा वीडियो होगा ये इसी सिलेबस पे आधारित होगा। जनरली हम लोगों ने जो पिछला वीडियो बनाया था वो बेसिकली बहुत हद तक हमारे समझने के लिए वो था। अब अगली वीडियो जो आएगी हम लोग जो शुरू करेंगे ये जनरल सिल्वीकल्चर से शुरू करेंगे और बाकी एक एक करके हम लोग जो टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं इसको कवर करेंगे, ताकि क्या है हम जो है अच्छे से बिल्कुल अपना तीर निशाना पे लगा सके। ठीक है, ऐसे मान के चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये काफी मैटर करता है। और यहाँ पे क्या है कि अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो कम मेहनत में आप अधिक से अधिक गेन कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या है कि रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं, मार्केट में लेक्चर्स बहुत हैं, आप कितना पढ़ोगे। हम लोगों को इतना पढ़ना है कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, हम लोग को इतना नहीं पढ़ना है कि हम पीएचडी और थीसिस करके आप किताब लिख रहे हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बेसिक एम हमारा क्या है, एग्जाम क्रैक करना। एग्जाम क्रैक करने के लिए हम लोगों के पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है, सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे और जो है एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो जो है हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे बारी बारी से। तो ठीक है, दैट्स ऑल।